आज की क्लास में हम संविधान सभा के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, संविधान सभा क्या होती है। दूसरा, भारतीयों ने संविधान सभा के निर्माण की मांग कब आरंभ की और किस किस ने संविधान निर्माण की मांग अंग्रेज़ों के सामने रखी। और तीसरा, हम देखेंगे कि जब भारतीयों ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की, संविधान सभा की मांग की, तो अंग्रेज़ों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी और अंग्रेज़ों ने भारतीयों के सामने कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे। इन 3 बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा का मुख्य काम होता है संविधान का निर्माण करना, यानी लोगों के प्रतिनिधियों की ऐसी संस्था जो संविधान का निर्माण करती है। और संविधान क्या होता है? किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियमों का दस्तावेज होता है, कानूनों का दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से उस देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों को प्रदान किया जाता है, संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और संविधान में उस देश के आदर्श, उद्देश्य और लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। तो उस संविधान को निर्माण करने वाला जो निकाय होता है उसको संविधान सभा कहते हैं, यानी ऐसी संस्था जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है उसको संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा कब उठाई गई थी, इसको जानने के लिए हमें पहले भारत की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा और इसके लिए हमें भारत के 300 सालों के इतिहास पर एक नज़र डालनी पड़ेगी। आप जानते हो, भारत में सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने भारत पर शासन प्रशासन स्थापित कर लिया था। तो सन 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और इस काल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1857 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था, और दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक, जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथ में था। तो अंग्रेज़ों का जो शासन था उसको हमने 2 भागों में बांटा है। इसको 2 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो भारतीयों में चेतना का जागरण हुआ। अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण, अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति के कारण जो भारतीयों में जन जागरण पैदा हुआ था वो 1857 से पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार करने पर आधारित था। 1857 से पहले भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई थी वो समाज सुधार के लिए हुई थी और धार्मिक सुधार के लिए हुई थी। और इस काल के दौरान भारतीयों के द्वारा कई सामाजिक सुधार के कार्यक्रम लागू किए, कई धार्मिक संगठनों की स्थापना की गई, जिनके माध्यम से धार्मिक कुप्रथाओं को, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के भारतीयों के द्वारा प्रयास किए गए थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना की भी जागृति हुई थी, राजनीतिक स्तर का जन जागरण उनमें पैदा हुआ था। और 1858 के बाद में भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण होना आरंभ हो गया था और भारतीयों के द्वारा समय समय पर स्वराज्य की मांग की गई, संसदीय विषयों पर चर्चा आरंभ कर दी गई थी और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और भारत के लिए संविधान निर्माण की भी मांग 1858 के बाद में भारतीयों के द्वारा लगातार की जा रही थी। यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही भारतीय नेताओं के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण की मांग और संविधान सभा की मांग आरंभ कर दी गई थी। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसको हम तिलक के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज्य विधेयक से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक देख सकते हैं। इस अवधि में भारतीय नेताओं के द्वारा भारत के संविधान की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई
और कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उनके द्वारा संविधान सभा की भी मांग अंग्रेज़ों से की गई थी। तो दोनों चीज़ें समानांतर चल रही थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक पेश किया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में भारत के संविधान की निर्माण करने की मांग की गई थी और दूसरी तरफ भारतीय नेताओं के द्वारा संविधान सभा की भी मांग की जा रही थी। तो आइए देखते हैं किन किन ने संविधान की रूपरेखा पेश की और किन नेताओं ने संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। तो आज की क्लास में हम जिन दो बातों को देखेंगे वो इस प्रकार हैं। एक तो संविधान सभा की मांग और उस संविधान सभा पर अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रिया दी गई थी, अंग्रेज़ों ने कौन कौन से प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे थे। तो पहले हम इसको देखते हैं, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई और किन किन लोगों ने भारत के संविधान की रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत की थी। तो पहले हम देखते हैं जो संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 3 प्रमुख नेता हैं। पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था। 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वराज्य विधेयक का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। इस बिल के माध्यम से पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत के संविधान का दृष्टिकोण पेश किया गया था और इस बिल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मूल अधिकारों की बात की गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात की थी, जिसमें तिलक के द्वारा विधि के समक्ष समानता की मांग की गई थी और संपत्ति के मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारत के संविधान का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कई मूल अधिकारों की मांग की गई थी। और उसके बाद में एनी बेसेंट के द्वारा सन 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल ब्रिटेन की कॉमन सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके माध्यम से भारत में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। यानी तेज बहादुर स्प्रू, एनी बेसेंट, इन लोगों ने मिलकर भारत के संविधान का मसौदा पेश करके इंग्लैंड में किसी सांसद के पास भेजा था। उन्होंने उस बिल को ब्रिटेन की कॉमन सभा में रखा था, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। तो दूसरा जो संविधान का मसौदा तैयार किया गया था वो एनी बेसेंट और तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और तेज बहादुर स्प्रू, इनके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन की कॉमन सभा में। ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, पहला कॉमन सभा है, दूसरा लॉर्ड सभा है। जैसे भारत में संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा वहाँ की संसद का एक सदन है, जिसमें एनी बेसेंट के द्वारा जो विधेयक बनाया गया था उसको प्रस्तुत किया गया था। और इस बिल का क्या नाम था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये बिल कॉमन सभा में प्रस्तुत किया गया था और इस बिल के माध्यम से एनी बेसेंट के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। और उसके बाद में 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव भारत की केंद्रीय असेंबली में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने ये मांग की थी अंग्रेज़ों से कि जल्दी से जल्दी भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करें। यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में भारत की केंद्रीय असेंबली में संविधान निर्माण की मांग की गई थी, जिसको राष्ट्रीय मांग के नाम से जाना जाता है।
तो मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग कब की? 1924 में की। कहाँ की थी? भारत की केंद्रीय असेंबली में की थी। और उसको किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय मांग के नाम से जानते हैं। इन्होंने किसकी मांग की थी? संविधान निर्माण की मांग की थी। और इस मांग को ही किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय मांग के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इस मांग पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया और भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए 1927 में एक सदस्यीय आयोग भारत भेजा गया था, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन में एक सदस्य थे साइमन, इसलिए उस आयोग का नाम क्या हो गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भारत में क्यों भेजा गया था? क्योंकि भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, भारतीयों से बातचीत करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। लेकिन साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इस कारण साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। तो जब साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप विरोध तो कर रहे हो, लेकिन आप कोई संविधान बनाकर दिखा दो जिसमें सभी दलों को वो स्वीकार्य हो। उन्होंने सीधे सीधे भारतीयों को चुनौती दी कि आप किसी संविधान का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें सृजनात्मकता का अभाव है। आप किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि आप में सांप्रदायिकता का इतना जहर घुल चुका है कि आप किसी एक संविधान पर सहमत हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की चुनौती उस समय भारत के जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भारतीयों को दी थी। बर्किनहेड के द्वारा चुनौती भारतीयों को दी थी। तो इस चुनौती का जवाब देते हुए भारत में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें 29 दल शामिल हुए थे। और इनकी पहली बैठक दिल्ली में हुई 1928 में, उसके बाद में बम्बई में बैठक हुई और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का गठन क्यों किया गया था? बर्किनहेड की चुनौती का जवाब देने के लिए। और उस समिति को क्या काम सौंपा गया था? उस समिति को ये कहा गया कि आप भारत के संविधान के सिद्धांतों को तय कीजिए कि भारत के जो संविधान बनेगा उसमें किन किन बातों को हम शामिल करें। तो भारत के संविधान निर्माण के सिद्धांत तय करने के लिए 1928 में नेहरू समिति बनाई गई थी। और ये नेहरू समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। तो इस नेहरू समिति के द्वारा 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूपरेखा थी। भारत के भावी संविधान का ड्राफ्ट उसमें शामिल किया गया था। यानी इस समिति ने पहली बार ईमानदारी से प्रयास करके एक भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इस समिति की रिपोर्ट कब आई थी? 10 अगस्त 1928 को इसने रिपोर्ट दी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में क्या शामिल था? इस रिपोर्ट में भारत के संविधान का मसौदा था, भारत के संविधान की रूपरेखा थी, भारत के संविधान की रूपरेखा, या इसको अपन ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, जिस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट, या इसको मसौदा भी बोलते हैं। यानी जैसा ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो काम किया था, भारत के संविधान का निर्माण बाद में किया था, वैसा ही ड्राफ्ट नेहरू समिति के द्वारा ही 1928 में भी बनाया गया था। और इस नेहरू समिति के द्वारा जो भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? इसमें 19 मूल अधिकार थे, जिनको बाद में स्वीकार भी किया गया था। 19 तो मूल अधिकार थे। और संसदीय व्यवस्था की बात की गई थी। इसमें
भारत के लिए संसदीय व्यवस्था स्वीकार की गई थी, संघात्मक व्यवस्था स्वीकार की गई थी और इसके अलावा पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया था। यानी नेहरू के द्वारा जो भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई थी वो किस पर आधारित थी? मूल अधिकारों पर आधारित थी। मूल अधिकार थे उसमें। संसदीय व्यवस्था की बात की गई थी, यानी सरकार उत्तरदायित्व के आधार पर चलेगी। एक संघात्मक शासन की बात की गई थी, यानी भारत के संघ का निर्माण किया जाएगा। और पंथ निरपेक्षता जैसे बातें इस ड्राफ्ट में शामिल की गई थी। तो ये भारतीयों के द्वारा पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया भारत के संविधान के निर्माण का। तो जो सिलसिला 1895 ईस्वी से तिलक के स्वराज्य विधेयक से शुरू हुआ था, फिर एनी बेसेंट के द्वारा मसौदा तैयार किया गया, फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में संविधान निर्माण की मांग अंग्रेजों से की गई थी। और जब बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी तो भारतीयों ने संविधान बनाकर उनको दिखा दिया कि ये संविधान है जिसको हम बना सकते हैं। और इस संविधान यानी ये जो मसौदा है संविधान का, इसको जब भारतीय संविधान बाद में बना था उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। तो जब हमने आपको ये बताया था कि कुछ भारतीय नेताओं ने भारत के संविधान का निर्माण का भी प्रयास किया और कुछ नेताओं ने भारत की संविधान सभा की भी मांग की, यानी दोनों बातें साथ साथ चल रही थी। हमने इसको थोड़ा विभाजित कर दिया। अब हम देखते हैं संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा कब की गई थी। तो इसके लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चलना पड़ेगा। आप जानते हो 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र भाग ले रहे थे और धुरी राष्ट्र भाग ले रहे थे। मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन ये भाग ले रहे थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो जब मित्र राष्ट्रों को ये पूछा गया था कि आप युद्ध किस लिए लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ प्रगतिशील राष्ट्रों को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर शासन कौन करे, इसका निर्धारण हम ही करेंगे, यानी हम ही तय करेंगे कि हमारे ऊपर शासन कौन करे। तो भारतीयों ने उनको कहा कि भाई आप अन्य देशों को तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहते हो, तो भारत को भी आप राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार दीजिए ताकि भारतवासी तय करेंगे कि हमारे ऊपर शासन कौन करे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत में क्या क्या संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, क्या क्या कानून बनाए जाएंगे, इसका निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी और कब भारतीयों में सुधार करने हैं उस बात को भी तय ब्रिटिश सरकार ही करेगी। यानी भारतीयों के भाग्य का निर्माता ब्रिटिश सरकार ही है। भारत पर शासन कैसा होगा, कौन करेगा, इस बात का निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी। यानी जिस बात को वो युद्ध में जायज़ ठहरा रहे थे, भारत के संदर्भ में उसको उन्होंने नहीं माना। तो 1919 के अधिनियम में जब कहा कि भारत के लिए संवैधानिक सुधार ब्रिटेन तय करेगा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में जो स्वराज्य होगा वो ब्रिटिश संसद के द्वारा उपहार में नहीं दिया जाएगा, वो भारतीयों की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति होगी, जो नौकरशाहों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होगी, भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से वो अभिव्यक्त की जाएगी। यानी 1919 के अधिनियम का विरोध करते हुए पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी के जो शब्द थे उनमें संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन भावना उनकी वही थी कि भारत के भाग्य विधाता कौन होंगे, भारतीय लोग ही होंगे। स्वराज्य का निर्माण कौन करेंगे, भारतीय लोग ही करेंगे। तो पहली जो संविधान सभा की भावना हमें दिखती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो 1922 के महात्मा गांधी के वक्तव्य में दिखती है, जिसमें गांधी के द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य भारतीयों के पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति होगी, यानी हमारे ऊपर शासन कौन करेगा ये हम ही तय करेंगे। तो पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रकार की भावना व्यक्त की गई थी।
लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो पहली बार भावना किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा तय की गई थी, व्यक्त की गई थी। और उसके बाद तो बारंबार भारतीय लोगों के द्वारा कई बार संविधान सभा की मांग की गई थी। तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी वो है एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय एक साम्यवादी नेता थे। उन्होंने 1934 ईस्वी में व्यक्तिगत रूप से भारत के संविधान सभा की मांग की थी। व्यक्तिगत रूप से किसने मांग की थी संविधान सभा की 1934 में? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और मानवेंद्र नाथ रॉय के बाद में इसी वर्ष स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1934 में ही बिहार में संविधान सभा की मांग की थी। स्वराज्य पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को क्रियान्वित करवाने का एक ही रास्ता है और वो है भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान। यानी 1934 में स्वराज्य पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में बिहार में संगठित स्वराज्य पार्टी ने जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी और कहा कि जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उससे हमारे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा। तो 1934 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? स्वराज्य पार्टी ने की थी। और उसके बाद में इसी वर्ष मई 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया था उसको अपना लिया था। तो मई 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार को अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी? मई 1934 में, जब पटना बिहार में उनकी बैठक हुई थी। तो कांग्रेस के द्वारा मई 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। औपचारिक मांग या आधिकारिक मांग बोल सकते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कब? 1934 में ही। और जून 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा फिर संविधान सभा की मांग की गई थी। जून 1934 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी, कांग्रेस कार्य समिति की। उस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो श्वेत पत्र जारी किया गया था, आप जानते हो 1930, 31 और 32 में ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उन गोलमेज सम्मेलनों के निर्णय के आधार पर भारत में जो संवैधानिक सुधार करने थे उनके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। तो उस श्वेत पत्र का विरोध करते हुए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जून 1934 में कहा कि इस श्वेत पत्र का एकमात्र हल क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान ही इस श्वेत पत्र का हल है। इन्होंने इसका विरोध किया था। तो 1934 जून के महीने में कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई थी। इन्होंने श्वेत पत्र का विरोध किया और कहा कि श्वेत पत्र का विकल्प क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान। इसका मतलब
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जून 1934 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में सन 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। जून 1934 के बाद में 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में भी वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की थी। फैजपुर अधिवेशन में किसकी मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग के लिए इस फैजपुर अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद में 1936 के बाद में 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी यही मांग की गई थी। नेहरू के द्वारा इस मांग को दोबारा दोहराया गया कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। तो 1930 के बाद में लगातार भारत के विभिन्न नेताओं के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही थी, जिसमें पहली मांग आपको पता है एम एन रॉय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की थी। 1934 में स्वराज्य पार्टी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 मई में औपचारिक रूप से मांग की थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1934 में मांग की थी वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की। कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की। और 1938 में नेहरू ने फिर इस मांग को दोहराया। और उसके बाद में 1939 में महात्मा गांधी ने भी हरिजन पत्रिका में द ओनली वे नामक एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा कि भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या फैल रही है, इस समस्या का एक ही हल है संविधान सभा का निर्माण। तो इस प्रकार 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक लेख लिखा था द ओनली वे। इसमें इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिकता की समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या है? सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान संविधान सभा ही है। तो इस प्रकार भारतीय नेताओं के द्वारा बार बार संविधान सभा की मांग की गई थी। तो जब भारतीय नेताओं के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, तो क्या अंग्रेजों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की क्या अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की बात की है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण की मांग बाद में मान ली गई थी। और सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन फिर मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग थी, उसको ब्रिटेन ने मान लिया और भारतीयों के सामने 1940 में एक प्रस्ताव रखा, जिसका क्या नाम है? अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीयों को दिया गया था। ये प्रस्ताव उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीयों के सामने रखा था। तो पहली बार 1940 में भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से माना था। जब अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारतीयों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि युद्ध की समाप्ति के बाद में भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण करने हेतु भारतीय प्रतिनिधियों की एक संस्था का निर्माण किया जाएगा।
यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारत के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ये प्रस्ताव लेन लीथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों के सामने रखा था। हालांकि इसमें संविधान सभा का गठन कैसे होगा इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और संविधान सभा का गठन कैसे होगा, कब होगा, निर्वाचित होंगे सदस्य या मनोनीत होंगे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव का महत्व क्या है? अंग्रेजों ने पहली बार ये माना कि भारत के संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय ही करेंगे। भारत के संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय लोग ही संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात पहली बार अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा मानी गई थी। इसलिए इस प्रस्ताव का बड़ा महत्व है कि अंग्रेजों ने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि भारत के संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय लोग ही करेंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था जो कि 1945 तक चला था। 1942 आते आते पूर्वी एशिया में जहां ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहां पे ब्रिटेन की जापान के हाथों हार हो गई थी। तो इसलिए मित्र राष्ट्रों ने कहा कि भाई आप भारत का सहयोग क्यों नहीं लेते? भारत का आप सहयोग लोगे तो युद्ध में हमें सहायता मिलेगी। तो इस समय भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के चर्चिल, उन्होंने भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए तथा भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए एक सदस्यीय आयोग को भारत भेजा, जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उनको 1942 में उन्होंने भारत भेजा था। तो 1942 में भारत में संविधान सभा की सिफारिश को लेकर कौन आए थे? क्रिप्स मिशन भारत आए थे। ये ब्रिटेन के युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, जिनको चर्चिल ने भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए भेजा था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचे थे और 30 मार्च को इन्होंने अपनी योजना प्रकाशित की। 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपने प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे थे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो प्रस्ताव रखे थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि युद्ध के बाद में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य भी शामिल होंगे और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और उनका निर्वाचन प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान निर्माण की बात की गई थी, तो उसमें कहा कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो पहली बार उन्होंने भारत की संविधान सभा के गठन के तरीके के बारे में बताया। ये बात तो स्वीकार कर ही ली थी कि भारत के संविधान का निर्माण कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के द्वारा ये भी बता दिया गया कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी उसका गठन किस तरीके से होगा। तो ये प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा 30 मार्च 1942 को भारत में रखे गए थे। क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे वो कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव दिए थे भारतीयों को, हालांकि भारत के सभी राजनीतिक दलों ने उसको अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार इसलिए किया था, कांग्रेस ने तो अस्वीकार इसलिए किया था कि क्रिप्स मिशन के द्वारा कोई निश्चित डेट नहीं दी गई थी कि भारत में संविधान सभा का कब गठन किया जाएगा। दूसरा, जो देशी रियासतें थी उनको संविधान सभा में शामिल होने के लिए छूट दी गई थी कि शामिल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण की मांग शामिल नहीं थी। तो इसके कारण
क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा अस्वीकार कर दिया था। हालांकि क्रिप्स मिशन का जो महत्व है वो इस बात में है कि पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का तरीका इसके द्वारा बताया गया था और ये अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से मान लिया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन भी जो प्रस्ताव आया था वो भी असफल हो गया और उसके बाद में भारतीय नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया था, जिसमें करो और मरो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो इस बात का नारा दिया था और उसके बाद में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जो ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय मिली थी। चर्चिल को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा और उनकी जगह क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे और क्लीमेंट एटली का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण था वो उदार था। चर्चिल तो भारत से नफरत करते थे, भारत के विरोधी थे, वो भारत को आज़ादी कभी देना ही नहीं चाहते थे। जब क्रिप्स मिशन को उन्होंने 11 मार्च को भारत भेजा था तो उन्होंने कहा कि या तो भारतीय क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे या फिर इसको पूर्णतः अस्वीकार कर लेंगे। तो भारतीयों ने स्वीकार कर दिया था, तो उनका दृष्टिकोण भारत का विरोधी था। लेकिन जो प्रधानमंत्री 1945 में बने थे क्लीमेंट एटली, वो भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा सितंबर 1945 में भारत संबंधी नीति की घोषणा की थी। क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने सितंबर 1945 को भारत संबंधी नीति की घोषणा की थी और इस नीति में इन्होंने ये बताया कि हम जल्द ही भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजेंगे और भारत में आज़ादी और संविधान सभा की जो उलझने हैं, उनके जो विवाद हैं, उनको सुलझाने का काम वो कैबिनेट मिशन करेगा। इसके बाद में फरवरी 1946 में इन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा था और इस आयोग को क्या नाम दिया था? इस आयोग को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है या इसको मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहा जाता है। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, इसको मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है और ये 3 सदस्यीय आयोग था। इस 3 सदस्यीय आयोग में 3 सदस्य थे जिनको एटली के द्वारा भारत में स्वतंत्रता और संविधान सभा की समस्या के समाधान के लिए भारत भेजा था। तो 2 इसके उद्देश्य थे, भारत को आज़ादी प्रदान करना और भारत की संविधान सभा के प्रश्न को हल करना। इसके लिए 3 सदस्यीय आयोग फरवरी 1946 में क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा गया था, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं और ये मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और भारत पहुंचने के बाद में भारतीय नेताओं के साथ इसके द्वारा वार्ता की गई थी ताकि एक सर्वसम्मति बना सके आज़ादी के लिए और संविधान सभा के गठन के भी लिए, क्योंकि उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संविधान सभा के निर्माण को लेकर मतभेद थे। कांग्रेस चाहती थी कि जल्द से जल्द संविधान सभा का निर्माण किया जाए और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाए और पाकिस्तान भी हमें दिया जाए, दूसरा राष्ट्र बना दिया जाए। तो इस बात को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य विवाद था, जिसका समाधान करने के लिए इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की थी। लेकिन जब बातचीत पर कोई सर्वसम्मति का हल नहीं निकला तो इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित कर दी। तो इस जो आयोग आया था कैबिनेट मिशन, इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना का प्रकाशन किया था और जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन के
प्रस्ताव बोलते हैं या कैबिनेट मिशन की सिफारिश बोलते हैं। तो 16 मई को इन्होंने ये अपने प्रस्ताव दिए थे, जिसके माध्यम से भारत में संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया गया था। यानी ब्रिटेन के द्वारा जो 3 प्रयास किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जिसको भारतीयों ने स्वीकार कर दिया था, क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने स्वीकार कर दिया था, और उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन भेजा था भारत में, उसको भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो इसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा को व्यवहारिक रूप दिया गया था। कि जो कैबिनेट मिशन था, इसकी सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का भारत में गठन किया गया था। अब इस कैबिनेट मिशन की क्या क्या सिफारिशें थी, इन सिफारिशों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम इतनी ही बातों पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि पहली बात हमने जानी है कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब की गई थी, किस किसने की, और उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, जिसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन की क्या क्या सिफारिशें थी और इस कैसे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है।